क्या बोला है? टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर मूविंग इन फ्री स्पेस व्हेन दे आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट. Their velocity vectors are equal in modulus and makes an angle of 45 degree from the line joining them as shown in the figure. If at this instant their total kinetic energy is equal to their potential energy, what will be the distance of closest approach between them? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन मेरे पास है. मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे के ऊपर भी मेरे पास प्लस क्यू चार्ज. लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू और इसके ऊपर भी मेरे पास जो चार्ज है वो है क्यू. अब क्या बात बोली है? टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर मूविंग इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस बोले तो हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. When they are at 60 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है with u velocity. Their velocity vectors are equal in magnitude. मतलब अगर इसकी स्पीड u है तो इसकी स्पीड भी इस डायरेक्शन में u है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये हो जाएगी u बाय रूट 2 और ये हो जाएगी u बाय रूट 2. सिमिलरली इसके पास भी इस डायरेक्शन में हो जाएगी u बाय रूट 2 और इसके पास इस डायरेक्शन में हो जाएगी u बाय रूट 2. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अब क्या बोला है? इफ एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर पोटेंशियल एनर्जी. इस पॉइंट पे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? लेट्स से इसका मास है m, इसका भी मास है m, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी टोटल हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एम यू स्क्वायर. इट शुड बी इक्वल्स टू इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये निकल के आती है जो अभी तक हमने सवाल पढ़ा उससे. आगे क्या बात बोली है? What will be the distance of closest approach between them? तो इन दोनों के बीच में closest approach कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा. अब सवाल को जरा गौर से सुनेंगे और समझेंगे कि मेरे पास क्या हो रहा है. इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u बाय रूट 2, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u बाय रूट 2. यस और नो? अब अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ऊपर होगी 0 और y डायरेक्शन में नहीं, x डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इसके पास जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में वो होगी 0. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो अगर आप इस डायरेक्शन में लिखोगे तो लिखोगे mu बाय रूट 2 और इसके लिए इस डायरेक्शन में लिखोगे तो mu बाय रूट 2 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 0. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अब आप एक बात बताओ कि क्या इस पूरे सिस्टम के ऊपर x डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लग रहा है क्या? भैया ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा. लेकिन ये तो इंडिविजुअल फोर्सेस है ना, पूरे सिस्टम के ऊपर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑन सिस्टम इज 0? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज 0? यस और नो? और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन 0 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन ये मेरे पास कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर
ये जो पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के पास भी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सेम फॉर वाई डायरेक्शन हम ये बात बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ऑन सिस्टम इज जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो सेंटर ऑफ मास तो मेरे पास ये ऐसे ही मूव करेगा। अब बात को जरा गौर से समझो कि सेंटर ऑफ मास तो मेरे पास इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस वेलोसिटी की वजह से जितना ये पार्टिकल इधर आएगा उतना ही ये पार्टिकल इधर आएगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि मुझे ये बात चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव ना करे। तो अगर ये ज्यादा इधर आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल अगर ज्यादा हो गया, इसके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये थोड़ा सा आगे आया इस वेलोसिटी की वजह से, तो जितना ये इस डायरेक्शन में आगे आया होगा उतना ही ये इस डायरेक्शन में आगे आया होगा। और अगर मेरे पास जितना ये इधर आगे आया उतना ये इधर आया, तो अगेन क्या हो रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो अगेन मेरे पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सिस्टम के पास अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, तो चाहे ये ऊपर जाए कहीं पे भी जाए कहीं पे भी जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो थ्रू आउट मेरे पास फोर्स जीरो होगा। और क्या होगा, धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ये भी सेम मतलब जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये आगे बढ़ेगा। हमेशा मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर जितना ये आगे बढ़ा उतना ये आगे बढ़ा, जितना ये आगे बढ़ा उतना ये आगे बढ़ा। अब हो क्या रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके पास इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसको डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। एक पॉइंट आएगा जब मेरे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जीरो, और सिमिलरली इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में तो u/√2 ही रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये डिक्रीज होते 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 जीरो हो गई। जैसे ही जीरो हुई, अब इसके पास फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो जब पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल आपस में यहां पे होंगे, जब इनकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो, तब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा r, ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मेरा टारगेट ये है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना। और आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें, किस तरीके से सिचुएशन हो रही है। अच्छा सवाल है ना? किसी को स्ट्राइक नहीं किया तो कोई डरने की बात नहीं है। जब मल्टीपल टाइप के सवाल देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक ही एक तरीके के 10 सवाल करा दो क्या मतलब है, अलग अलग वैरायटी के सवाल देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि सवालों को किस तरीके से हमारे पास सॉल्व किया जाता है। ठीक है भैया, तो मेरे पास ये जो आर है ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मुझे निकालना है। अब तो क्या है, अब तो ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन, ये मेरे पास फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लगा दो, क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे? बेटा यहां से लेके यहां तक जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो हम और विच इज माय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है भैया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, विच इज KI प्लस UI, इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²
हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एम यू स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे ये बात पता है कि इस पॉइंट पे, मतलब जो इनिशियली मेरे पास कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर है। कहां लिखी हुई है ये बात? इनिशियली लिखी हुई है। क्या बात बोली है? इफ एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं इसको एम यू स्क्वायर लिख रहा हूं तो क्या मैं इसको भी एम यू स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर नहीं समझ में आए तो ये एम यू स्क्वायर और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बरोबर ही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया। इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में है, विच इज u बाई रूट टू। तो ये मेरे पास हो जाएगी 1/2 m u बाई रूट टू का स्क्वायर बोले तो u स्क्वायर बाई 2। ये तो एक क्यू ही और 2 की लिखूंगा तो 2 इंटू दिस प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? r। I hope this thing is clear to you। अब बात को जरा गौर से समझो। ये बना एम यू स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर 2mu स्क्वायर, ये 2 से ये 2 गया, ये बना एम यू स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ये है मेरे पास के क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 mu स्क्वायर, 0.6 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो mu स्क्वायर से mu स्क्वायर और ये mu स्क्वायर गया, 2 माइनस 1/2 बनेगा 3/2। इट इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइडेड बाय r। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1.2 डिवाइडेड बाय 3। यस और नो? 1.2 डिवाइडेड बाय 3। तो r मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 4 जा 0.4 मीटर। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर, which is 40 centimeter, which is our option number 3rd। I hope this question is clear to you। काफी अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था, है ना? तो एडवांस में आने के चांसेस है ना? तो आज के लिए इतना ही। That's it from my side for today। Thank you so much everyone। पढ़ते रहिए। All the best।